हाय बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंबस्शन एंड फ्लेम। कंबस्शन एंड फ्लेम का पार्ट 1 हमारा हो गया है। पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे न्यू टॉपिक फ्लेम से। एक बार हम देख लेते हैं हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। जी, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ करते हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ करते हैं। हमारे किचन में यूज़ होते हैं खाना बनाने के लिए, या फिर हमारे ऑटोमोबाइल्स मीन्स व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। कौन कौन से फ्यूल्स होते हैं कॉमनली? काउडंग है, वुड है, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, CNG एक्सेट्रा। गॉट इट। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है? ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है? ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट बनाता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को ही कंबस्शन कहते हैं। गॉट इट। और ऐसे सब्सटेंस जो कंबस्शन करते हैं, उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं? उन सब्सटेंस को कहते हैं कंबस्टेबल या फिर फ्यूल। उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं? कंबस्टेबल या फ्यूल। कोई एक एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल वुड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है? हीट और लाइट। वुड जो है वो क्या है? कंबस्टेबल है या फिर फ्यूल है। और फॉर एन एग्जाम्पल नॉन कंबस्टेबल कौन से होते हैं? जैसे कि ग्लास क्या होता है? अगर हम उसको जलाएं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए ग्लास क्या है? नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। आगे देखते हैं। जी, उसके बाद हमने देखा था कंबस्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है। कंबस्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है? कंबस्शन के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कौन कौन सी? कंबस्शन के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? फ्यूल ज़रूरी होता है, उसके अलावा एयर ज़रूरी होती है, एंड और क्या ज़रूरी होता है? एंड हीट। ये 3 चीज़ें हैं जो कंबस्शन के लिए नेसेसरी होनी चाहिए। मीन्स ये तीनों चीज़ें होंगी तभी कंबस्शन होगा। इनमें से एक भी ना हो तो कंबस्शन नहीं होगा। मान लीजिए हमारे पास फ्यूल है, हमारा वुड है, एयर भी है, बट हमने उसको हीट नहीं दी तो कंबस्शन नहीं होएगा। अब मान लीजिए हमारे पास एयर भी है, हीट है, पर फ्यूल नहीं है तो हम हीट और एयर दें किस चीज़ को जो कंबस्शन हो जाए? तब भी नहीं होगा। और मान लीजिए हमारे पास फ्यूल भी है और हीट भी हम उसको दे रहे हैं, बट एयर नहीं है, तो भी कंबस्शन नहीं होगा। कंबस्शन के लिए ये तीनों चीज़ें कंपलसरी हैं, फ्यूल, एयर एंड हीट। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा था कि कंबस्शन के लिए एयर ज़रूरी क्यों है। कंबस्शन के लिए एयर ज़रूरी क्यों है? पहले बताइए कंबस्शन के लिए एयर ज़रूरी। क्योंकि एयर में क्या चीज़ होती है? एयर में होती है ऑक्सीजन, और कंबस्शन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। क्योंकि कंबस्शन होता ही क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कोई सब्सटेंस, उसी को तो कंबस्शन कहते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबस्शन नहीं होगा, और ऑक्सीजन कहाँ होती है? एयर में, इसलिए एयर कंबस्शन के लिए नेसेसरी है। आगे देखते हैं। जी, उसके अलावा हमने देखा था अगर किसी पर्सन में, मान लीजिए किसी पर्सन के कपड़ों में अगर आग लग जाती है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? ब्लैंकेट को रैप कर देते हैं, ब्लैंकेट को लपेट देते हैं उसको चारों तरफ से। क्यों? क्योंकि जब हम उसको ब्लैंकेट से लपेट देते हैं तो एयर की सप्लाई रुक जाती है। और अभी हमने बताया था कंबस्शन के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, फ्यूल, एयर एंड हीट। इनमें से कोई एक भी ना हो तो कंबस्शन नहीं होएगा। अब जब एयर की सप्लाई रुक जाएगी तो कंबस्शन नहीं होएगा। जी, उसके अलावा हमने देखा था इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास है पेपर है और वुड है। अब हमारे पास हमने माचिस से पेपर को जलाया, क्या पेपर जल जाएगा? बर्न हो जाएगा? यस ऑफ कोर्स पेपर बर्न हो जाएगा। अगर हम उसी माचिस से वुड को जलाएं तो क्या वुड बर्न हो जाएगा? नहीं, वुड बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, मीन्स वो थोड़ी सी हीट में ही जल सकता है। पर जो हमारा वुड है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, वो इतनी कम हीट में नहीं जलेगा, उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तब वो जलेगा। तो किसी भी सब्सटेंस का वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कि वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। द लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे ऐसा कम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर, जिस पर कि सब्सटेंस बर्न होने लगेगा, आग को पकड़ लेगा, जलने लगेगा, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। जी, उसके अलावा आगे हमने क्या देखा था?
जी, और एक बात और हमने देखी थी, ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है उनको हमें केयरफुली रखना चाहिए, सावधानी से रखना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कैरोसिन ऑयल है, कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, अगर हम उसको थोड़ी सी भी हीट देंगे तो वो बर्न होने लगेगा, जलने लगेगा। इसलिए हमें उन सब्सटेंस को सावधानी से रखना चाहिए जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, गॉट इट, ताकि उनको थोड़ी सी भी हीट ना मिले। अगर उनको थोड़ी सी भी हीट मिल गई तो फायरिंग हो जाएगी। आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट हमने देखा था इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्या? ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है उनको ये कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मीन्स जो बहुत थोड़ी सी हीट देने पर ही बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं उनको कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? पेट्रोल है, डीजल, एल्कोहल, एलपीजी एक्सेट्रा, गॉट इट। आगे देखते हैं हाउ डू वी कंट्रोल फायर। फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो अभी हमने ऊपर बताया था, अगर किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है तो हम उसके ऊपर ब्लैंकेट रैप कर देते हैं। क्यों? ताकि एयर की सप्लाई रुक जाए। और मान लीजिए किसी बड़ी जगह पर आग लगी है, किसी बिल्डिंग में आग लगी है, किसी इंडस्ट्री में आग लगी है, तब कैसे हम फायर को कंट्रोल करेंगे? कैसे करते हैं? फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। और फायर ब्रिगेड क्या करते हैं? वो उस फायरिंग पर, उस आग पर क्या करते हैं? पानी डालते हैं। पानी क्या करता है? पानी जो हमारी 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं कंबस्शन के लिए, उनमें से 2 चीज़ों को रोक देता है। किन किन चीज़ों को? एक तो हीट कम कर देता है, वाटर क्या करता है? हीट कम कर देता है। उसके अलावा एयर की सप्लाई को बंद कर देता है, गॉट इट, जिसकी वजह से आग रुक जाती है जी। नेक्स्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के कंबस्शन होते हैं जी? इसमें फर्स्ट टाइप है रैपिड कंबस्शन। रैपिड कंबस्शन कौन सा कंबस्शन होता है? रैपिड कंबस्शन, मान लीजिए हमारे घर में जो गैस स्टोव है, हम लाइटर से या मैच स्टिक से ऑन करके उसको लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगी? वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। ऐसे कंबस्शन को कहते हैं रैपिड कंबस्शन, जिसमें हम क्या करते हैं? हीट देते हैं और वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे कंबस्शन को कहते हैं रैपिड कंबस्शन। सेकंड है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कौन सा कंबस्शन होता है? ये कंबस्शन होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस सडनली ब्रस्ट होने लगता है, मीन्स अचानक से बर्न होना शुरू हो जाता है बिना किसी वजह के, बिना किसी कॉज के, मतलब उसको कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं दी जाती है, खुद ब खुद अचानक से बर्निंग पकड़ लेता है और बर्न स्टार्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। आगे देखते हैं जी। थर्ड है टाइप्स ऑफ कंबस्शन में, थर्ड है एक्सप्लोजन। इसमें क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल जो क्रैकर होते हैं उसको हम बस बहुत थोड़ी सी हीट देते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसमें रिएक्शन होती है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस भी बनती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस भी निकलती है। इसको कहते हैं एक्सप्लोजन। चलिए आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे फ्लेम। फ्लेम क्या होता है पढ़ते हैं। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम। अगर हम एलपीजी की फ्लेम देखें, मीन्स जो हमारे घर में गैस स्टोव होते हैं, अगर हम उनकी फ्लेम देखें तो वो कैसे कलर की होती है? ब्लू कलर की। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम। और कैंडल की फ्लेम का कलर क्या होता है? वो होता है येलो कलर। यहाँ हमें डायग्राम में दे रखा है, हमारे घर की गैस स्टोव की फ्लेम का कलर होता है ब्लू और कैंडल की फ्लेम का कलर होता है येलो। आगे देखते हैं Record your observations and mention whether on burning the material forms a flame or not. हमें बताना है इनमें से कौन से मटेरियल फॉर्म वो फ्लेम फॉर्म करते हैं और कौन से नहीं। कैंडल क्या फ्लेम बनाती है? या मैग्नीशियम? यस। कैम्फर? यस। कैरोसिन स्टोव? यस। और चारकोल? नो, चारकोल फ्लेम नहीं बनाता है। चारकोल क्या करता है? सिर्फ ग्लो करता है, जिसको कि हम कहते हैं क्या? दहकता है, बट फ्लेम नहीं बनाता है। आगे देखते हैं ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं जो फ्लेम बनाते हैं और कौन से सब्सटेंस होते हैं फ्लेम नहीं बनाते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंस फ्लेम बनाते हैं और कुछ सब्सटेंस फ्लेम नहीं बनाते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस एक्टिविटी में। एक्टिविटी 4.5 स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। एक्टिविटी 4.5 रीड करते हैं। लाइट अ कैंडल, होल्ड अ 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। क्या करना है हमें? हाँ देखिए, पर यहाँ पर हमें लेनी है कैंडल और कैंडल के ऊपर हमें यहाँ पर लेना है एक ग्लास का ट्यूब जो बीच में से हॉलो है, और यहाँ पर हमें इसे कैंडल के बीच में, इसका ये वाला पार्ट हम इसके कैंडल के बीच में पकड़ लेंगे और हम ये टोंग्स की हेल्प से पकड़ लेंगे। अब फिर क्या होगा? ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब का एक एंड कहाँ पर है?
कैंडल में है। अब हम दूसरे एंड के पास क्या लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, हम मैच स्टिक लेकर आएंगे, मीन्स माचिस की तिल्ली लेकर आएंगे जलती हुई। डू यू सी अ फ्लेम काउट एट दिस एंड ऑफ अ ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल। आपको दिखेगा कि कुछ देर बाद में ग्लास ट्यूब के इस एंड पर भी क्या हो जाएगा, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्लेम बननी शुरू हो जाएगी। ग्लास ट्यूब के इस एंड पर भी फ्लेम बननी शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, अभी बताएंगे आगे ऐसा क्यों होगा। पहले एक बार, इफ़ सो व्हाट इज़ दैट फ्लेम, व्हाट इज़ दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम। अगर यहाँ पर फ्लेम बननी शुरू हुई है तो वो किसकी वजह से बननी शुरू हुई है, क्यों बननी शुरू हुई है यहाँ पर फ्लेम, ये हमें बताना है। मतलब ग्लास ट्यूब में फ्लेम बनने लगी है, क्यों बन रही है, ये हमें बताना है। अभी हम बताएंगे, पहले हम पढ़ते हैं एक बार ये वाला पैराग्राफ, इससे हमें पता चलेगा कि फ्लेम कैसे बनती है और क्यों बनती है। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम। जी, ऐसे सब्सटेंस जो बर्न होते वक्त वेपराइज होते हैं, वेपराइज मीन्स एयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या करते हैं, फ्लेम देते हैं। जी, ऐसे सब्सटेंस जो बर्न होते वक्त वेपराइज होते हैं, वेपराइज होते हैं मीन्स वेपर की फॉर्म में बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, वो सब्सटेंस फ्लेम फॉर्म करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो फ्लेम फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स, जैसे कि कैरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स दोनों क्या करते हैं, जब हम इनको बर्न करेंगे तो ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या होगा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए ये बर्न होते वक्त क्या देते हैं, हमको फ्लेम देते हैं। राइज थ्रू द थिक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। आगे देखते हैं, चारकोल ऑन अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। और जो चारकोल होता है वो वेपराइज नहीं होता है तो वो फ्लेम भी नहीं देगा। इन एक्टिविटी 4.5 could the vapors of wax coming out of the glass tube cause the flame produced। जी, अभी जो हमने एक्टिविटी 4.5 देखी थी इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पर भी बर्निंग शुरू हो रही थी, क्यों हो रही थी, अब हमें रीज़न मिल गया है क्यों हो रही थी। यहाँ पर कैंडल जल रही है, कैंडल का जो ये वैक्स है ये क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके वेपर्स उड़कर इस ग्लास ट्यूब से इधर आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी तो क्या आ गए हैं, वैक्स के वेपर आ गए हैं और उसके आगे है ये लाइटेड मैच स्टिक, तो वो वेपर्स बर्न होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर फ्लेम बन जाएगी। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। When a candle flame is steady, introduce a clean glass plate or slide into the luminous zone of the flame। जी, हम क्या करेंगे, हम अपनी कैंडल को जलाएंगे और उसके आगे हम उसके ऊपर हम इस तरह से ग्लास ट्यूब लेकर आएंगे, टोंग्स की हेल्प से। क्या, उसके ऊपर हम इस तरह से ग्लास ट्यूब को पकड़ेंगे। होल्ड इट देयर विद द पेयर ऑफ टोंग्स फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स। कब तक, 10 सेकेंड्स के लिए हम इसको इसके ऊपर पकड़ेंगे। देन रिमूव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फिर हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस ग्लास पर ये ब्लैकिश कलर का कोई सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, क्या है ये आगे बताते हैं। A circular blackish ring is formed on glass plate or slide. It indicates the deposition of unburnt carbon particles present in luminous zone of the flame। जी, जो हमने हमारी ग्लास की स्लाइड रखी थी उस पर जो हमें ब्लैकिश कलर की रिंग नज़र आई है वो क्या है, वो है अनबर्न कार्बन। मीन्स ऐसा कार्बन जो जला नहीं था, ऐसा कार्बन जो बर्न नहीं हुआ था तो वो जाकर उस ग्लास प्लेट पर डिपॉजिट हो गया है। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ऐसे कार्बन के पार्टिकल्स जो बर्न नहीं हुए थे, प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये पार्टिकल्स, फ्लेम की ल्यूमिनस जोन में। ल्यूमिनस जोन कौन सी होती है, सबसे बाहर वाली जोन, सबसे बाहर वाला एरिया जो होता है फ्लेम का उसको कहते हैं क्या, ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस जोन में जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स ऐसे कार्बन पार्टिकल्स जो बर्न नहीं हुए थे वो जाकर उस ग्लास प्लेट पर डिपॉजिट हो गए थे। आगे देखते हैं। होल्ड a thin long copper wire just inside the non-luminous zone of flame for about 30 seconds। हम क्या लेंगे, कॉपर का वायर लेंगे और उसको फ्लेम की नॉन ल्यूमिनस जोन में रखेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। नॉन ल्यूमिनस जोन मीन्स सबसे बाहर वाली जोन में। इतने टाइम के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ कॉपर वर्ड जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। जो एरिया था कॉपर वायर के बाहर वाला जो ये एरिया था ये कैसा हो गया, बिल्कुल रेड और हॉट कलर का हो गया। कैसा, बिल्कुल रेड हो गया और बहुत गर्म हो गया। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो फ्लेम की नॉन ल्यूमिनस जोन है, मीन्स जो सबसे बाहर वाली जोन है, वो उसका टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है।
हाई टेम्परेचर। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, और यही पार्ट फ्लेम का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है। ये देखिए हमारी कैंडल, इसमें जो सबसे बाहर वाला पार्ट है ये है नॉन ल्यूमिनस जोन, मीन्स हॉटेस्ट पार्ट, और बीच में है मॉडरेट हॉट, और सबसे नीचे होता है सबसे कम हॉट पार्ट। आगे देखते हैं। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेटेलिक गोल्ड फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जी, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं मीन्स जो सुनार होते हैं वो क्या करते हैं, यही आउटर मोस्ट जोन यूज़ करते हैं फ्लेम की सबसे बाहर वाली जोन यूज़ करते हैं काहे के लिए, गोल्ड या सिल्वर को पिघलाने के लिए, गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट करने के लिए फ्लेम की सबसे बाहर वाली जोन का यूज़ करते हैं। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम, और वो क्यों यूज़ करते हैं सबसे आउटर मोस्ट जोन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हॉट होती है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ अ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, हमने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था फ्यूल क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस जो कंबस्शन करते हैं, मीन्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, कंबस्टिबल या फिर फ्यूल। ऐसे सब्सटेंस जो कंबस्शन करते हैं उनको क्या कहते हैं, कंबस्टिबल या फिर फ्यूल। मीन्स फ्यूल क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो कंबस्शन करते हैं। आगे पढ़ते हैं। रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स। जी, ऐसी सोर्सेज जो हमें हीट देती हैं, हमारे डोमेस्टिक मीन्स हमारे अपने कामों के लिए या इंडस्ट्रियल कामों के लिए, जैसे कि वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, तो ये सब क्या है, फ्यूल्स। क्यों, क्योंकि हमको हीट एनर्जी देते हैं, मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फ्यूल्स। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल। हम जानते हैं गुड फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल क्या होता है। अब हम उसकी क्वालिटीज़ पढ़ेंगे कि एक अच्छा फ्यूल क्या होता है। एक अच्छा फ्यूल वो होता है विच इज़ रेडली अवेलेबल, जो आसानी से मिल जाए। इट इज़ चीप, जो सस्ता हो। इट बर्न्स ईजली इन एयर एट मॉडरेट रेट, और जो हवा में आसानी से जल जाए। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, और अपने पीछे कोई अनडिज़ायरेबल, कोई नुकसान देने वाला सब्सटेंस ना छोड़े, उसको क्या कहते हैं, गुड फ्यूल। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, और ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसमें सारी क्वालिटीज़ हों, मीन्स ऐसा कोई आइडियल फ्यूल नहीं है जिसमें कि सारी क्वालिटीज़ हों। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर यूज़। जिस काम के लिए हमें फ्यूल लेना है, हम देख लेंगे कि कौन सा फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है हमारे काम की, और वही फ्यूल हम यूज़ कर लेते हैं। फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट में अलग अलग होते हैं। कुछ फ्यूल्स बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और कुछ फ्यूल्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। सम फ्यूल्स आर चीपर देन द अदर्स, कुछ दूसरों से सस्ते होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ अ फ्यूल फैमिलियर टू यू, ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन टेबल 4.3। जी, इस टेबल 4.3 में हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, देखिए सॉलिड फ्यूल क्या है, कोल है, चारकोल है, वुड है एक्सेट्रा। लिक्विड फ्यूल हमें है केरोसिन ऑयल है, उसके अलावा पेट्रोल है, डीजल है, और नेचुरल और गैसियस फ्यूल कौन से होते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। चलिए आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूल एफिशिएंसी, इसको पढ़ते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है, चलिए देखते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज अ फ्यूल। मान लीजिए आपको कुछ वाटर दे दिया गया है और आपको उसे बॉयल करना है, पानी को उबालना है, तो आप क्या यूज़ करके उबालेंगे, काउ डंग, गोबर के जो उपले होते हैं उनसे, कोयला जो होता है उससे, या एलपीजी एज फ्यूल, जो हमारे घर में गैस स्टोव होता है जिसमें हम आग जलाते हैं उससे। किस चीज़ से उबाल लेंगे। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, कौन सा फ्यूल आप लेंगे। ऑब्वियस सी बात है हम एलपीजी फ्यूल लेंगे। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू काउ डंग एंड कोल, इसलिए एलपीजी फ्यूल लेंगे। गिव योर रीज़न। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या ये तीनों फ्यूल बराबर हीट प्रोड्यूस करते हैं। आप एक तरफ काउ डंग को जलाइए, मीन्स उपले जो होते हैं गोबर के उनको जलाइए, एक तरफ कोयले को जलाइए, एक तरफ एलपीजी के जो फ्यूल यानी कि जो घर में गैस स्टोव है उसको जलाइए। कौन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, एलपीजी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद कोल, और सबसे कम एलपीजी सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू काउ डंग एंड कोल। द अमाउंट ऑफ, जी यहाँ से डेफिनेशन शुरू है, इसको ध्यान से समझिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जितनी
अमाउंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जितनी अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होती है ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, 1 किलोग्राम फ्यूल जलाने पर, इस कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, उसी को उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। मान लीजिए हमें बताना है कि वुड की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो हम कैसे बनाएंगे, हम 1 किलो वुड लेंगे, 1 किलोग्राम वुड लेंगे और उसको बर्न करेंगे, जितनी हीट वो प्रोड्यूस करेगा वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। हमें कैरोसिन ऑयल की बतानी है, हम 1 kg कैरोसिन ऑयल लेंगे, उसको बर्न करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। कोई भी फ्यूल, उसको 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। Got it? The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule, जी मीन्स kJ पर किलोग्राम। जो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है किलोजूल पर किलोग्राम, kJ पर kg, किलोजूल पर किलोग्राम। जैसे हमें किसी चीज़ की लेंथ नापनी होती है तो हम काय में बताते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में। किसी चीज़ का वेट नापना होता है तो हम बताते हैं ग्राम में, किलोग्राम में या फिर मिलीग्राम में। इसी तरह अगर हमें किसी चीज़ की कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है तो हम काय में बताएंगे, किलोजूल पर किलोग्राम में। गॉट इट? आगे देखते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 4.4, जी टेबल 4.4 में हमें कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी हैं, देखते हैं। काउ डंग केक मीन्स गोबर के जो उपले होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 to 8000। वुड की कैलोरीफिक वैल्यू होती है वुड की 17,000 to 22,000। कोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 25,000 to 33,000। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 45,000। कैरोसिन की होती है 45,000, डीजल की भी होती है 45,000। मीथेन की होती है 50,000, CNG 50,000, LPG 55,000। बायोगैस की होती है 35,000 to 40,000। और हाइड्रोजन की होती है 1,50,000। 1,50,000 मीन सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन की। सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है इस टेबल में, काऊ डंग केक की। मीन्स अगर हम 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, मीन्स कितनी, 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम हीट प्रोड्यूस करेगा। और दूसरी तरफ अगर हम 1 kg काऊ डंग केक को बर्न करें तो 60,000 to 80,000 किलो जूल पर किलोग्राम हीट प्रोड्यूस होगी। मीन्स इन सब में सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कौन करेगा, अगर हम 1 किलोग्राम को जलाएं तो हाइड्रोजन, और सबसे कम काऊ डंग केक। गॉट इट? आगे देखते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। जी, जो हम अपनी डेली लाइफ में फ्यूल्स जलाते हैं वो क्या होते हैं, वो हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। क्या छोड़ते हैं वो, हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। क्या चीज़, हमारा फ्यूल यूज़ करना। देखते हैं, द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जितना ज़्यादा फ्यूल का हम कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखते हैं फर्स्ट क्या है, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जी, जो मीन्स जो कार्बन वाले फ्यूल होते हैं जैसे कि वुड है, कोल है, पेट्रोल है, जब हम इनको बर्न करते हैं तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। ऐसे कार्बन पार्टिकल रिलीज़ करते हैं जो कि बर्न नहीं हुए होते हैं। जब भी हम वुड को, कोल को, पेट्रोल को, जब भी हम किसी भी कार्बन के फ्यूल को जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट, और यही फाइन पार्टिकल बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉल्यूटेंट होते हैं। कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, मीन्स सांस लेने वाली, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है और हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, सच एज अस्थमा। कौन सी डिजीज़ होती है, अस्थमा। नेक्स्ट देखते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जी, अगर फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, मीन्स पूरी तरह कंबस्शन नहीं हो पाता है, तो एक गैस रिलीज़ करते हैं। कौन सी,
कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कब? इनकम्प्लीट कंबस्शन पर फ्यूल्स क्या करते हैं? यही कार्बन के फ्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है कैसी होती है? पॉइजनस गैस होती है। पॉइजनस गैस मतलब जहरीली गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। बहुत ज़्यादा खतरनाक है अगर हम किसी बंद कमरे में कोल को बर्न करते हैं। क्या होगा? रूम बिल्कुल बंद है, कहीं और से एयर के पैसेज नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो क्या होगा? जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा उस कोल का तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, मीन्स जहरीली गैस प्रोड्यूस होगी। और जो भी लोग उस कमरे में होंगे उस जहरीली गैस से वो लोग मर जाएंगे। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। जो लोग उस कमरे में सो रहे हैं वो वहीं पर मर जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से, क्योंकि ये जहरीली गैस होती है। चलिए थर्ड देखते हैं आगे। कंबस्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा होता है बहुत सारी फ्यूल्स जलाने पर क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। काफ़ी सारे फ्यूल्स जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इन द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में मीन्स हमारे वातावरण में। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एयर इज़ बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ही क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। मीन्स हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से ही क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है देखते हैं एक बार। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मीन्स अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं। थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। जो पोलर ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलने लगते हैं, मीन्स जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं बड़े बड़े वो सब क्या होने लगते हैं? पिघलने लगते हैं। विच लीड्स टू राइज इन द सी लेवल, जिसकी वजह से क्या होता है? समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज़। जब समुद्र का लेवल बढ़ गया और जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो नीचे एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या आती हैं? फ्लड्स मीन्स बाढ़ें आती हैं। लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ में इवन परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर। और जो ज़्यादा ही नीचे कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो तो उस बाढ़ में ही बहकर ख़त्म हो जाते हैं। मीन्स कार्बन फ्यूल की वजह से क्या हुआ? ज़्यादा कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है हमारे एनवायरनमेंट में? ग्लोबल वार्मिंग करती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिघल जाते हैं। और फिर वो जब वो पिघल कर कहाँ जाते हैं? समुद्र में जाते हैं। समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। फिर जब लेवल बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या आती हैं? बाढ़ें आती हैं। बाढ़ आती है जिसको कहते हैं फ्लड्स, बाढ़ आती है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जी, जब कोल या डीजल को बर्न करते हैं तो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है। मीन्स सफोकेटिंग मीन्स दम घुटने वाली गैस होती है। मोरोवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और जो पेट्रोल के इंजन्स होते हैं वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देते हैं। जो कोल और डीजल जब बर्न होता है तो वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। और जो पेट्रोल होता है जब वो बर्न होता है तो वो क्या देता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये क्या करते हैं दोनों? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो गया हमारे एनवायरनमेंट में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी रिलीज हो गए। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। जी, जो सल्फ़र और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये जाकर हमारे बारिश के पानी में मिल जाते हैं। बारिश के पानी में मीन्स जाकर हमारे रेन वाटर में मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं? उस बारिश के पानी में मिलकर एसिड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एसिड बना लेते हैं। मीन्स कोल और डीजल के जलने से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, पेट्रोल के जलने से जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज़ होते हैं, ये सल्फ़र के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या करते हैं? रेन वाटर में जाते हैं, उनके साथ रिएक्शन करके वहाँ जाकर एसिड बना लेते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। और इसीलिए बारिश को कहते हैं, क्या कहते हैं? एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। और ये जो एसिड रेन होती है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल मीन्स नुकसानदायक होती है हमारी क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और हमारी सॉइल के लिए। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो हम अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं
फ्यूल यूज़ करते हैं जैसे कि डीजल और पेट्रोल, अगर हम इसकी जगह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीन CNG यूज़ करते हैं, इसकी जगह हमें CNG यूज़ करनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की जगह हमें अपने व्हीकल्स में क्या यूज़ करना चाहिए? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि CNG जो हार्मफुल प्रोडक्ट बनाती है बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में बनाती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्लीनर फ्यूल, क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल बहुत एनवायरनमेंट को काफ़ी क्लीन रखती है। ठीक है, क्योंकि ये कम हार्मफुल सब्सटेंस बनाती है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले, इसीलिए हमको CNG यूज़ करनी चाहिए हमारे ऑटोमोबाइल्स में। गॉट इट? सो आज हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।